अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, तवानाई बहरान से निमटने के लिए ऐसा मालूम होता है कि और मजीद इकदाम हमारी तरफ से अब किए जा रहे हैं, चूंकि तो कमर कस ली गई है और लिहाजा अब मार्केट्स के हवाले से भी जो नया नोटिफिकेशन है, नई पाबंदियां हैं, उनके हिसाब से मार्केट्स को जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने मिलकर फैसला किया है कि 9 बजे तक बंद कर दिया जाएगा और दिन में जल्दी आगाज होगा। और ताकि इसकी वजह से ये कि एक तो दिन की जो रोशनी है उसको यूटिलाइज करते हुए काम और कारोबारी सरगर्मियों को आगे बढ़ाया जाए, और दूसरा रात में जब खास तौर पर बिजली का इस्तेमाल बढ़ जाता है तो उन औकात में भी थोड़े से टाइमिंग्स अगर कम हो तो बिजली की बचत की जाए या एनर्जी की बचत की जाए। इस सिलसिले में नाजरीन तमाम जो सूबाई हुकूमतों के नोटिफिकेशंस हैं, बिलखुसूस सिंध और पंजाब हुकूमतों की तरफ से उन्होंने इसके ऊपर अपना जो एक रोड मैप है वो बता दिया है, और साथ साथ जो एक हफ्ते की छुट्टी जो कि ख़त्म की गई थी, हफ्ते के दिन की छुट्टी, सैटरडे की छुट्टी, उसको भी दोबारा बहाल कर दिया गया है ताकि कुछ एनर्जी सेविंग हो पाए। इसके मजीद इस हवाले से जो कुछ ऑप्शंस या तजावीज़ अंडर कंसिडरेशन थी वो ये थी कि फ्राइडे को भी उसको बतौर हाफ डे के तौर पर या वर्क फ्रॉम होम के तौर पर जुमे के रोज़ को भी कंसिडर किया जाए। उसके ऊपर खैर ताहाल अभी तक हतमी फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन ये एक तजवीज़ यकीनन ज़ेर गौर है। नाजरीन, अगर बहरान तवानाई के और इस हवाले से अगर मजीद बात करें या अगर अभी के सिनेरियो को हम लोग देखते चलें, 16 तारीख के बाद से यानी 16 जून के बाद से हुकूमत ने नई तारीख जब दी थी तो उन्होंने कहा था कि लोड शेडिंग में नुमाया कमी होगी। इस वक्त एज वी स्पीक जो सिनेरियो है वो ये है कि जहां पर जिन एरियाज़ में रिकवरी नहीं है वहां पर, और ख़ास तौर पर जो इस तरह के एरियाज़ हैं जहां पर बिजली की चोरी जो है वो नहीं रोकी जा सकी है, उन एरियाज़ में अभी भी लोड शेडिंग ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि वहां पर उस लोड को शेड किया जा रहा है जो कि अनपेड फॉर है। लेकिन उसके अलावा दीगर एरियाज़ में नाजरीन यकीनन कुछ बेहतरी आई है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह प्री मानसून बारिशें भी हैं, जिनकी वजह से एक बहुत मच नीडेड सोलेस या रिलीफ आवाम को मिला है मुश्किल हालात में। इसकी वजह से डिमांड भी बिजली की कम हुई है, और क्योंकि गर्मी की शिद्दत में कमी आई है, और दूसरी बात यह कि इसकी वजह से जो हमारी हाइडल पावर है उसमें भी कुछ हद तक इजाफा हुआ है, क्योंकि इस वक्त इससे पहले का जो सिनेरियो था वो कुछ यूं था कि जो हमारे डैम्स की सूरत हाल थी वो बिल्कुल ड्रॉप डेड लेवल पर थी और वो अपनी कैपेसिटी के सिर्फ 10 या 5% तक काम कर रहे थे। दूसरा नाजरीन, जो हमारे दीगर जो बिजली घर हैं जो कि कोयले से या फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं, उनको अगर हम चलाएं अपनी फुल कैपेसिटी पे तो उसकी एक कॉस्ट आती है हमारे इंपोर्ट के बिल्स पर, और फर्नेस ऑयल की दरामद पर भी उसका एक वजन आता है या उसकी एक कॉस्ट आती है। उसको अवॉइड करने की वजह से भी वो जो प्लांट्स थे वो चूंकि फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रहे थे, तो ज़रूरत वक्त ये है कि अब ऑल्टरनेट क्या है, हुकूमत के पास इसका दूसरा मुतबादिल प्लान क्या है। इस सिलसिले में नाज़रीन जो वफाकी वजीर बराए तवानाई है खुर्रम दस्तगीर, वो ईरान गए हैं, और उनका ये जो दौरा है उसका भी पर्पज़ यही बताया जा रहा है कि ईरान से सस्ती बिजली जो है वो अब पाकिस्तान ले, और ख़ास तौर पर जो कोस्टल एरियाज़ हैं पाकिस्तान के वहाँ पर बिजली जो है वो ईरान से पहुँच जाए, और फिर जो वहाँ सरप्लस हो उस बिजली का वो फिर हम अपनी नेशनल ग्रिड में शामिल कर दें। तो नाजरीन, इस तरह का प्लान तो किया जा रहा है। याद रहे पीटीआई साबिक हुकूमत भी जो रूसी तेल है उसके ऊपर बड़ा इन्हिसार करते हुए नजर आए। उन्होंने एक खत भी लिखा था इस हवाले से, गोया ये कि हुकूमत कहते हैं कि उस खत का कोई जवाब तो मौसूल नहीं हुआ, लेकिन अगर ईरान के साथ मामलात इस तरह से आगे बढ़ाए जा रहे हैं तो रूस से किस हद तक मामलात आगे बढ़ाए जा सकते हैं, बिलखुसूस हमारी एनर्जी नीड्स को मीट करने के लिए। इसके ऊपर क्या मौजूदा हुकूमत कुछ आगे बढ़ेंगे या कुछ इनकी तरफ से पेशरफ्त होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और पिछले दौर में क्या हकीकतन इसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई है अलावा उस खत के जो कि लिखा गया था रूस को, जो कि ऑब्वियसली अगर उसको हम अगर एक थॉट के हिसाब से देखें, एक आइडिया के हिसाब से देखें तो वो यकीनन अच्छा आइडिया था, लेकिन उसमें कुछ सैंक्शंस के मामलात थे जो कि आड़े आ रहे थे। उनके हवाले से भी बात करेंगे, और वो खास तौर पर तब जब हम एक मुश्किल आईएमएफ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो इन तमाम जो एनर्जी नीड्स हैं हमारी, उनकी सूरत हाल है, डिमांड सप्लाई का जो इस वक्त मौजूदा जो एक सिनेरियो है, तमाम के हवाले से आज बात रहेगी। इसमें सियासी बयानिए भी दोनों अपनी जगह नजर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ती तेल की कीमतों के हवाले से आज उन्होंने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे रखी है। बात उनसे ये भी करेंगे कि क्या इस एहतजाज से हकीकी तौर पर कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो इन तमाम मामलात का जो रेलिवेंट फोरम है वो, इसमें कोई शक नहीं कि वो पार्लियामान है, जिसमें से बिलखुसूस जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है वहां से पीटीआई मुस्ताफी हो चुके हैं। तो क्या ये जो एहतजाज है या टेकिंग द मैटर टू द स्ट्रीट्स, इसका क्या हकीकतन जो हमारा कोर इशू है जो कि हम तमाम के लिए बहुत अहम है, और यकीनन इसका जो अवाम है उनके ऊपर ये डायरेक्ट असरअंदाज हो रहा है, तो क्या इस कोर इशू पे
इस एहतजाज का कोई असर पड़ेगा या नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, कौमी असेंबली का या पार्लियामान का इस हवाले से भी रुख करेंगे कि सदर जनाब आरिफ अलवी ने दोबारा एक दफ़ा जो उनको कवानीन भेजे गए थे, ख़ास तौर पर इलेक्शंस तरमीम के हवाले से और नैब तरमीम के हवाले से, वो उन्होंने अपने दस्तखत के बगैर इस दफ़ा लौटा दिए हैं। क्या इसमें एक दफ़ा फिर से कोई कानूनी तौर पर एक ग्लिच आ जाएगी या लूप होल आ जाएगा? क्या इसको दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा या फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? इन तमाम उमूर पे हम बात करेंगे। और दूसरा साथ ये भी इस पे कवर करेंगे क्योंकि नैब के हवाले से भी तरमीम है। इस वक्त जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि फ़िलहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान नैब चेयरमैन को लेकर अभी भी ताहाल एक डेडलॉक है जो कि अभी कायम है। वो क्या अबूर हो पाएगा या नहीं? क्योंकि पीटीआई ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि क्योंकि राजा रियाज साहब उनके मुनहरिफ रुकन हैं, तो वो तो कहते हैं कि वो हकीकी अपोजिशन की नुमाइंदगी करते ही नहीं है। अगर ऐसा है तो ये डेडलॉक अब क्यों बरकरार है? ये बात हुकूमत से और अपोजिशन से दोनों से पूछेंगे और ऑब्वियसली जो इस वक्त मुआशी मामलात हैं उनके ऊपर भी निगाह डालेंगे। पैनल का मैं फौरी तौर पर रुख करती हूँ। सेनेटर राना मकबूल अहमद नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं साथ और बजरिया स्काइप आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब, थैंक यू आपके वक्त और आपकी प्रेजेंस के लिए। मोहम्मद इब्राहिम खान साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, नायब सदर हैं आप अपनी जमात के और साबिक रुकने असेंबली हैं अपनी जमात से, पीटीआई से। वेलकम ऑन बोर्ड इब्राहिम साहब, आप भी बजरिया स्काइप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साबिर बलोच साहब नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हमारे साथ भी बजरिया स्काइप हैं अपनी जमात के मौक़िफ़ के लिए। साबिक डिप्यूटी चेयरमैन हैं आप सेनेट के और तमाम एतबार से आपकी जमात का और कोalition गवर्नमेंट में जो पीपल्स पार्टी का रोल है वो हम जानेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड साबिर साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। इब्राहिम साहब आपके भी वक्त का और आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। बात का आगाज़ अगर मैं आपसे कर पाऊँ साबिर बलोच साहब, क्योंकि आप कोalition का तो हिस्सा है और जाहिर है ये तमाम तर मामला आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ईरान के हवाले से जो ये तमाम तर चीज़ें साबिक दौर में तो ये खैर उस तरह से हमने परस्यू नहीं की, रूस के हवाले से खैर काफ़ी कीननेस थी पीटीआई हुकूमत में, लेकिन ईरान के मामले पे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी अभी विजिट करके आए हैं। तो क्या आपकी हुकूमत इन मामलात को आगे बढ़ाएंगे या फिर सैंक्शंस वगैरह के खदशात से आप थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे इन मामलात में? देखिए मोना बीबी, बात यह है कि अगर किसी और मुल्क से, चाहे वो आपका यानी करीबी मुल्क हो, आपका हमसाया मुल्क हो या कोई भी मुल्क हो या कोई अदारा हो, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी खारजा पॉलिसी कैसी है और आपके बायलैटरल रिलेशन उन मुल्कों के साथ कैसे हैं। तब जाके कोई एग्रीमेंट्स बनती हैं, कुछ फ़ायदे मिलते हैं और कुछ MOU वगैरह साइन हो जाती है। आपको याद होगा कि यानी जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी पहले, तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब खुद ईरान चले गए थे, बल्कि ईरान के बॉर्डर पे चले गए थे जो बलूचिस्तान के साथ लगता है वहाँ, और वहाँ से ईरानी प्रेसिडेंट तशरीफ लाए थे। दोनों सदूर वहीं मिले थे आपस में और गैस सप्लाई का मुआहदा उन्होंने तय किया। यानी उस ईरान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे, इतने यानी कॉर्डियल रिलेशंस थे कि उन्होंने प्रेसिडेंट जरदारी साहब को ये ऑफर की थी अगर आपके पास यानी रिसोर्सेज की कमी है तो वो भी किसी हद तक हम ईरानी जो है ना, वो ईरानियन गवर्नमेंट और ईरान के लोग वो आपका साथ देंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो चूंकि ये एक लंबा प्रोसेस होता है और वो सारे MOU साइन हो गए थे, सब कुछ हो गया था यहाँ पर, यानी प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने और सब लोगों ने मिलके उसकी जो हमारा जो शेयर था उसकी फंड रेजिंग की, सब कुछ बैंकों को इन्वॉल्व किया, दूसरे जो अदारे थे उनको इन्वॉल्व किया। वो अगर वो तकमील पे होता तो आज आपको कम से कम गैस के दौरान का कोई मसला ही आपका हमेशा के लिए हल होता। वो एक लॉन्ग प्रोसेस तो जरूर डेफिनेटली था, लेकिन ये था कि वो यानी बड़ा एक्यूरेट और बहुत ही एक पायदार वो एक हल था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चली गई, खत्म हो गई, तो उसके बाद प्रेसिडेंट जरदारी साहब तो जो है ना वो पोजीशन में नहीं थे। लेकिन उसके बाद जो आने वाले लोग थे उन लोगों ने उसको आगे बात को नहीं ले, यानी आपकी मुराद है क्योंकि अपने जो 2013 में तो नून लीग की गवर्नमेंट आई थी जिनकी हुकूमत के साथ इस वक्त आपका इत्तेहाद है गवर्नमेंट में, तो आप कह रहे हैं कि नून लीग सर इन मुआहिदों को आगे नहीं ले गई गैस और पेट्रोल के लिए।
कि वो आपको पायदार उसका कोई हल मिल जाता। लेकिन अभी जो मैं आपको अर्ज कर लूं कि अब जो बिजली का जो आपने, मैं आई विश कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब अगर वक्त कुछ और अगर उनका मौका मिलता और रहते वहां पे, तो जो काम उन्होंने शुरू किया था वो काम पाया अच्छा तकमील तक साबिर पहुंच साहब, जाता। आई होप कि मेरी ऑडियो आपको मिल रही है। आपकी शिकायत ये है कि 2013 में जब नून लीग की गवर्नमेंट आई थी तो वो आपके इन तमाम मुआहदों को आगे नहीं लेके गए, और आपके दौर में इन पे बहुत आगे तक काम हो गया था, पेशरफ्त हो गई थी। मैं पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं करता, लेकिन उसके बाद जितने भी हुकूमतें आई यहाँ पे, हुकूमत नून लीग की भी थी, वो नून भी लीग की शायद थी और यानी अब पीटीआई की उनके थी। क्या प्रॉब्लम होंगे, उनके क्या प्रॉब्लम होंगे। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब आए, वो भी उस चीज को आगे नहीं बढ़ा सके, या शायद यानी वो उन मुल्कों के साथ वो जो है ना वो रवैये तब्दील हो गए, वो रिश्ते तब्दील हो गए, आई सी। वो जो है ना वो चीजें भी मुमकिन है, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। अच्छा, लेकिन वो बहरहाल जो है ना वो इनिशिएटिव जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने लिया था वो हो नहीं सका, वो काम बीच में ही जो है ना वो रह गया था। बहरहाल अब बात ये है कि अभी जो इस वक्त जो मामला है बिजली का, बड़ा संगीन मामला है मोना जी। इतना बड़ा संगीन मामला है कि आप सोच नहीं सकते यहाँ पर कि इतनी गर्मी में और इतनी जो है ना, आपको पता दुनिया की तमाम बीमारियां गर्मी अपने साथ भी ले आती है। हम्म। अच्छा, और लोग इतना यानी वो एक तकलीफ की यानी उसमें देखो, हुकूमतों का ये काम होता है, जो हुकूमतें होती हैं उनका ये काम होता है, उनकी ड्यूटी होती है, उनका फराइज होते हैं कि वो अपने लोगों को आराम दें, उन लोगों को सुकून से यानी इस मुल्क में रहने दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो ना मैं जरा इसी ये आपके नुक्ते नजर को आगे बढ़ाती हूँ। साबिर बलोच साहब, आपने इनिशियल आपका रिमार्क बड़ा जामे था। आपने कहा कि ईरान के साथ आपके दौर में अच्छी खासी पेशरफ्त हुई थी, लेकिन ये जो दो हुकूमतें हैं जिन दोनों के नुमाइंदगान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। उनसे पूछते हैं। और अभी लेकिन एक बात पे ऐड कर दूं, एक बात में ऐड कर लूं, क्योंकि ये वो ईरान के साथ जो मुआहदा था वो शुरू प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने किया था, और थैंक्स गॉड कि अब जो है ना चेयरमैन बिलावल साहब एज अ फॉरेन मिनिस्टर आ गए हैं, तो वो वक्त जाया नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ईरान जाके उसी पैटर्न पे उनके साथ फिर बात कर रहा है, आई सी, और ठीक बिजली है। के मामले में ईरानियन से बात की है, अब और दोबारा इंशाल्लाह आपने तब रिन्यू उसका किया है, गोया ये कि आप इस वक्त कोalition का हिस्सा हैं, और पीपल्स पार्टी की इस वक्त टोटलिटी में तो गवर्नमेंट नहीं है, आप एक कोalition का हिस्सा हैं, लेकिन आपको फिर भी उम्मीद है कि ये कोalition भी इन तमाम वायदों को, बिकॉज आप फॉरेन मिनिस्ट्री देख रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी देख रहे हैं, तो आपको अच्छी उम्मीद है। और मैं जरदारी साहब का एक स्टेटमेंट है, बल्कि साबिर साहब जो उन्होंने कल दिया है, मैं उसके हवाले से भी आपसे जरूर अर्ज करूंगी, लेकिन पहले मैं दीगर का मौकफ इस बात पे ले लूं। इब्राहिम साहब, आपकी तरफ लाऊं अगर ये मामला, आपने क्यों ईरान के साथ आगे नहीं बढ़ाया ये जो, क्योंकि गैस पाइपलाइन का मंसूबा, यही बात मैं राना मकबूल साहब से भी करूंगी, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नून लीग गवर्नमेंट आई थी, लेकिन आप तो ये कहते थे, पीटीआई अभी भी ये कहते हैं कि आप कोई बैनुल अक़वामी प्रेशर नहीं लेते थे, सैंक्शंस वगैरह इन तरह की चीजों की आप परवाह नहीं करते थे जब कौमी मफाद का मामला आता था। तो ये आप फिर मामला आगे क्यों नहीं बढ़ा पाए? क्योंकि ईरान तो ये कहते हैं वो जो पाइपलाइन है वो बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ी है हमारे। जी इब्राहिम साहब। जी, मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी बिल्कुल, अब आ रही है। अच्छा, मैं अर्ज करूं जी कि पहली बात तो ये है कि ईरान के साथ जो भी ये मुआहदा या जो भी इन्होंने इंटरनल अरेंजमेंट किया था पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसमें सब जो रुकावट है वो थी इंटरनेशनल जो है यूएन की सैंक्शंस, क्योंकि अमेरिकन ने वो अपना सारा मामला उठा के वहाँ पे लेके गए थे इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से ईरान के, तो उस वजह उस पर इंटरनेशनल सैंक्शंस थी, जिसकी वजह से उस पर आगे प्रोसेस फर्दर जो है वो प्रोसेस नहीं हो सका। अब जहां तक ताल्लुक है कि एनर्जी के क्राइसिस क्यों हमें बार बार जो है ये पेश हो रहे हैं, या हमें दोबारा उस मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, तो अब असल इशू ये है कि आप अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाए, पूरी दुनिया अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा रही है। पाकिस्तान जो है आपका दुनिया के पहले 10 ममालिक में आपका नाम आता है जहां पे सबसे ज्यादा सनशाइन है, तो आप उससे जो है आपकी सोलर एनर्जी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जिस तरह हमने अपने। अच्छा, एक और वो ऐसी एनर्जी है जो आपको
जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके बाद नहीं है। दूसरा ये है कि आप जो है जिस तरह हमने किए हैं 10 छोटे बड़े डैम्स पे काम शुरू किया है। 60s के बाद पाकिस्तान में डैम्स बने ही नहीं थे और हमारा पानी ज़ाया हो रहा था। अब उसमें हमें ये कैपेसिटी मिल जाएगी, वो तकरीबन 16,500 मेगावाट 2028 तक अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं और ये प्रेजेंट रजीम जो है या इसको कंटिन्यू करती है तो वो 16,500 वो है जो कि आपको 1.5 से 2 रुपए यूनिट पे बिजली मिल सकेगी। आप यकीन करें इस वक्त 41 रुपए यूनिट पे अगर आप कॉस्ट सारी कैलकुलेट करें 41 रुपए यूनिट पे जो है आम कस्टमर को जो है वो बिजली पहुंची हुई है। इन हालात में मुझे बताएं कौन सी इंडस्ट्री चलेगी, कौन से गरीब आदमी के घर में बिजली होगी? अच्छा इब्राहिम साहब, आपने हमें डैम्स तो बताए कि आपकी हुकूमत ने डैम्स शुरू किए और वाकईतन ये बात सही, लेकिन सोलर जिसका आपने खुद हमें फायदा बताया कि सोलर एनर्जी इतनी एम्पल पाकिस्तान में मौजूद है लेकिन हमने कभी उसको अच्छी तरह एक्सप्लॉइट नहीं किया। क्या आपकी हुकूमत ने कोई सोलर पैनल या कोई सोलर मंसूबा लगाया था बिजली का? देखिए सोलर मंसूबे के हवाले से डिस्कशंस हुई हैं। हमने इनको बताया, मैंने खुद अपनी पार्टी के अंदर खड़े होके जब इब्राहिम साहब अगर अब मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत कह रही हूं तो, क्योंकि हमारी नॉलेज तो ये है कि जो पिछला आपने एक जो मिनी बजट सा आया था उसमें आपने सोलर पैनल्स पे ड्यूटीज बढ़ा दी थी, इंपोर्ट ड्यूटीज। देखिए वो ड्यूटीज बढ़ाना या ना बढ़ाना वो कॉमर्स का या उससे रिलेटेड मामलात पे वो हो सकता है। मैंने तो इनको कहा था कि जो दुनिया की बेस्ट सोलर टेक्नोलॉजी है वो इस वक्त जर्मनी और फिनलैंड के पास है जी दुरुस्त, और ड्यूरेबिलिटी भी उसकी कोई 30 इयर्स की थी। मैंने कहा कि वहां से अगर पॉसिबिलिटी हो सके, क्योंकि आपको तमाम एवेन्यूज को देखना पड़ता है, विंड एनर्जी भी है और उससे भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो ये सोलर वाज वन ऑफ द ऑप्शन, चीपेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस कि आप इसको भी इस्तेमाल करते। हालांकि नून लीग ने अपने दौर में ये लगाई थी बहावलपुर में, जी जी, लेकिन बहावलपुर एक ऐसी जगह है जहां पे कि वो सैंड स्टॉर्म्स आते हैं जी। सैंड स्टॉर्म जो ही आता है तो उसमें लेयर आ जाती है मट्टी की या रेत की, तो एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। अब वो 10% या उससे भी कम पे जो है कैपेसिटी पे चल रहा था। अगर यही चीज आप हैदराबाद और ऐसे एरियाज में जहां पे डस्ट या इसका नहीं होता इफेक्ट, या अगर आप उसको लेके जाएं, बड़ी बड़ी आपकी कैनाल का सिस्टम दुनिया में सबसे मजबूत तरीन है, अगर उन कैनाल सिस्टम्स पे अगर आप लेके जाते तो वहां पे आपको मॉइस्चर भी और उसके साथ जो है वो डस्ट क्लीनिंग का सिस्टम भी वो आप बहुत इसमें से देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। जी वेरी फेयर, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अच्छी प्रेपोजिशंस बताई हैं और ये आपने साथ इजाफा ये भी किया है कि आपने अपनी जमात में भी ये तमाम नुकात उठाए थे। और इब्राहिम साहब ये जो अभी आप लोग आज एहतजाज की जो आपकी कॉल है आपकी जमात की तरफ से, मैं जरा इसके ऊपर आपके पास आती हूँ दोबारा, आप उस पर तफसील से बताइएगा क्या हकीकतन उस पर कोई कंस्ट्रक्टिव एजेंडा भी है, उसका कोई फायदा होगा इस वक्त जो हमारे क्राइसिस हैं? ये एक बड़ा जरूरी सवाल है। लेकिन सेनेटर साहब, ब्रिंगिंग दिस टू यू, अभी आपके कोलिशन पार्टनर यानी साबिर बलोच साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने वो ईरान के ऊपर इतनी अच्छी पेशरफ्त की उनकी गवर्नमेंट ने, इमीडिएटली ट्रांजिशन आपकी हुकूमत आई उसके बाद 2013 में, आपने क्यों वो मामलात आगे नहीं बढ़ाए सर? और अब जो ये आप बढ़ा रहे हैं या जो अब ये तमाम चीजें हो रही हैं, साबिर बलोच साहब कह रहे हैं कि ये बाय एंड लार्ज इसका जो क्रेडिट है वो इस वजह से है क्योंकि बिलावल साहब बतौर वजीर खारजा वहां दौरा करके आए हैं और उन्होंने रिन्यू किए हैं वो तमाम ताल्लुकात ईरान के साथ। मैं बलोच साहब से एग्री करता हूँ। लकीली वी हैव बीन ब्लेस्ड विद अ यंग एनर्जेटिक एंड केपेबल फॉरेन मिनिस्टर, अ वेरी प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी। उसके आने से बहुत इफेक्ट हुआ है ऑल ओवर और वर्ल्ड इमेज में भी चेंज आ रही है। ये जो आप कह रहे हैं जो फॉरेन मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, कितना अच्छा रोल इन्होंने प्ले किया है अभी ये फेफ्ट में, और ये मैं समझता हूँ फॉरेन मिनिस्ट्री की ये ताज़ा तरीन अचीवमेंट्स हैं। लेकिन सेनेटर साहब अभी पीटीआई तो इस पे कह रहे हैं जो तमाम लेजिस्लेशन थी वो तो उन्होंने की थी, और आपने देखा है कि जब से ये खबर आई है तब से वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त आप बतौर ऑपोजिशन तो उन लेजिस्लेशन की मुखालफत करते थे। मैं कहता हूँ जी लेजिस्लेशन करने के बावजूद उनको ग्रे लिस्ट पे रखा जा रहा था। उसकी वजह ये है, ये बात है एटीट्यूडनल चेंज की।
अब दुनिया का एटीट्यूड पाकिस्तान के बारे में चेंज होता जाएगा, क्योंकि हम इतने एग्रेसिव थे, हमारे जो प्रेडिसेसर्स थे अपनी गुफ्तगू में, अपनी पार्लेंस में, फॉरेन रिलेशंस में, कि मैं समझता हूँ कि अगर ये साबका गवर्नमेंट होती तो कभी भी हमें ये प्रोग्रेस न मिलती। वो किसी न किसी बहाने इसको डेफर करते। ये इसमें सबसे बड़ा रोल तो फॉरेन मिनिस्ट्री का है, फॉरेन मिनिस्टर का है, उसके मिनिस्टर ऑफ द स्टेट का है और बाकी सब लोगों का है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने अगर कोई एनेक्टमेंट्स की भी हैं तो उसका सब्सटेंस जरूर मौजूद है, लेकिन अपने एटीट्यूड से हम लोग अफेंड कर लेते हैं बाहर के मुल्कों को और बाहर के जो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। आपने अभी ईरान की बात की, एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बावजूद है कि सैंक्शन अभी भी उनके पास है, उनके ऊपर है, लेकिन सैंक्शन के बावजूद वी मस्ट नेगोशिएट, एंड जो लोग सैंक्शन लगाते हैं उनको साथ में नेगोशिएट करना चाहिए कि क्या आप उनको सैंक्शन लगाते लगाते साथ के जो कंटिग्यूअस नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको मार देंगे एनर्जी के बगैर। तो कुछ ना कुछ अगर हम परसुएट करेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है डिप्लोमेटिक एफर्ट से। तो वो इंशाल्लाह ये अगर हो जाए तो ये तो इट्स अ वंडरफुल। यानी सेनेटर साहब, आप उम्मीद रख रहे हैं कि आप अपने सिफारती एफर्ट्स के जरिए आप ईरान के साथ भी ताल्लुकात आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन साथ साथ आप अमेरिका या वेस्टर्न पावर्स को भी अपसेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके वहां पर भी अभी बड़े स्टेक्स हैं। आईएमएफ की अभी भी आपको बहाली के लिए उन्होंने गो अहेड नहीं दिया है, अभी भी उन्होंने आपको फंसा के रखा है। नहीं, इंशाल्लाह वो भी बहाली हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जितना ये है डिफरेंसेस ये फिजल आउट होते जाएंगे और थिंग्स विल बी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अभी आपने की बात रशियन, चूंकि एनर्जी की बात हो रही है जी, रशियन वहां से तेल मंगवाने की, जो मुझे बताया गया है, जो एक्सपर्ट बताते हैं, अव्वल तो जो भी कम्युनिकेशन हुई है दैट वाज नेवर रिस्पोंडेड बैक बाय द रशियन गवर्नमेंट। लेकिन बात यह है कि अगर हम रशियन तेल ले भी लें तो जो मुझे बताया गया है, जो इसके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उसमें सल्फर की इतनी ज्यादा मिकदार होती है कि हमारे पास कोई रिफाइनरी नहीं है उसको सही मानों में रिफाइन करने के लिए। वी विल हैव टू एस्टैब्लिश अ रिफाइनरी फर्स्ट, देन वी कैन इंपोर्ट द रशियन जो है पेट्रोलियम। इस वजह से ये एक चीज भी है, इसको देख लेना चाहिए। तो लोग प्रोपेगेंडा की हद तक तो ठीक है, उन्होंने कोई बात की, कोई लेटर लिखा जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो लेकिन सब्सटेंटिवली अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसको स्टडी भी किया जा सकता है, एग्जामिन भी किया जा सकता है। अब हम गंदम उनसे ले रहे हैं तो हम तेल भी उनसे ले लेंगे जी। लेकिन आप सेनेटर साहब, उस पे हिना रब्बानी साहिबा कहती है कि गंदम पे सैंक्शंस नहीं आती, फूड आइटम्स पे सैंक्शंस लागू नहीं होती, इसलिए आप लोग ले रहे हैं, लेकिन तेल के ऊपर तो सैंक्शंस आ जाएंगे। बहरहाल इसमें अगर इतना ही वो सस्ता तेल है और हमारे पास रिफाइनरी हो तो उसके लिए भी उन्हीं लोगों से एफर्ट्स की जा सकती है कि हम बहुत बुरी तरह सफर कर रहे हैं। वे जियोग्राफिकली वी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, तो हमारे साथ को बेहतर सलूक करें। हमने उनका साथ दिया और सफर भी बहुत किया है, इसलिए वी नीड सम सपोर्ट बाय दिस कंट्रीज। वो आपस में लगे रहे हैं जो आपस में करते हैं, लेकिन जहां तक हमारे अवामुल नास का मामला है उनके साथ इज़हार हमदर्दी करनी चाहिए वर्ल्ड कम्युनिटी को। अभी आपने एक चीज पे जैसे मैं इतराज कर सकता हूँ आपकी इजाजत से, आपने कहा कि जहां से बिल्स पे नहीं होते वहां लोड शेडिंग चल रही है। मैं समझता हूँ ये इन्फोर्समेंट की नाकामी है। जो लोग बिल रिसीव करते हैं, रिकवर करते हैं, वो लोगों से बिल रिकवर करें जो नहीं पे कर रहे हैं। बाकी गरीब गुरबा का क्या कसूर है? सही दुरुस्त। उनको क्यों जो बिल नहीं देते, बतौर गवर्नमेंट आपने जवाब देना है। मैं इस मामले को आगे ले जाती हूँ, लेकिन सवाल भी आपसे ही बनता है सर। मैं कहूंगा ये हमको इसमें अपनी गवर्नमेंट का लिहाज नहीं करेंगे। दे मस्ट गो फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट और देखें अपनी मशीनरी को मोबिलाइज करें, इफेक्टिवली गैल्वेनाइज करें और उनसे काम लें और वो बिल रिकवर करें जिनके जिम्मे बनते हैं। बाकी गरीबों का, जिनका बेचारों का चूल्हा भी नहीं जलता, उनका क्या कसूर है? वैसे आपको पता है सेनेटर साहब, इस पे जो तनकीद आ रही है वो पीटीआई वाले के कर रहे हैं कि हमारे दौर में वो कह रहे हैं कि कोई लोड शेडिंग नहीं थी और जैसे ही ये ट्रांजिशन हुआ है एकदम से लोड शेडिंग। ये मैं इब्राहिम साहब की तरफ भी ये मामला ले जाऊंगी। मैं अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बात को मानने वाली है। जब वो आए थे माशाल्लाह 2018 में, तो एक लम्हा भी लोड शेडिंग सारे मुल्क में नहीं होती थी जी। ऐसे ही ना उन्होंने बात सुने, ना उन्होंने विंटर में क्लीनिंग की इनकी, ना रिपेयर्स की। जब IM 27 यूनिट वैसे खराब पड़े थे, यो ना ऑयलिंग कर सके, ना ग्रीजिंग कर सके, ना वो फ्यूल खरीद सके। LNG जो उन्होंने $4 में खरीदनी थी पर यूनिट, वो उन्होंने $30.5 में खरीदी।
मिसमैनेजमेंट की इंतहा थी, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। वी मस्ट एक्नॉलेज आवर वीकनेसेस। तो सही। आप आइंदा के लिए आप मेहनत करें। वो भी आप कह रही हैं वो आ रहे हैं, जरूर आए हैं, और वो हक बनता है तो वोट ले लें, लेकिन कोई जबरदस्ती के साथ कोई काम नहीं हो सकता है। सही, ठीक है। अब आप अभी तो जिमनी आपने इंतखाब छेड़ दी होना है ना सर, वो तो वोट उसके ऊपर लेंगे, लेकिन ये कि वो तो आपको कह रहे हैं कि आम इंतखाबात करा दें। मैं जरा आगे ले जाती हूँ मामला। साबिर साहब, जरदारी साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी, वो मैं आपसे शुरू में भी अर्ज करना चाह रही थी। उन्होंने कहा कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की आएगी और फुल शेयर लेंगे आप। तो ये क्यों नौबत आई सर? आप इतने अहम कोएलिशन पार्टनर हैं, आपकी बड़ी एफर्ट्स थी इस हुकूमत को लाने में, इक्तदार में, तो आपको ये क्यों महसूस हुआ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को कि अब वो ये कह रहे हैं कि अगली हुकूमत उनकी होगी और फुल शेयर उनके पास होगा? क्या अभी आप नहीं समझते आपका शेयर है इस हुकूमत में? देखिए, बात यह है कि ये तो खैर अब आप भी जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो नहीं है। पीपल्स पार्टी डेफिनेटली वो इस हुकूमत का एक हिस्सा है, एक छोटा सा शेयर हमारा है इस हुकूमत में, हम इस हुकूमत के साथ हैं, उसके पार्टनर हैं। लेकिन बात है कि एज अ होल अगर आप देख लें तो तमाम पॉलिसीज वो पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब या बिलावल साहब उनके इख्तियार में तो नहीं है कि वो यानी अपनी जो उनके जहन की जो बात है या उनकी जो पॉलिसी की बात है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो तो एक कॉन्सेंसस डेवलप हो जाती है, सबको मिलकर रहना पड़ता है। 6-7 वो है पार्टीज हैं, उनकी कोलेशन है, प्राइम मिनिस्टर की और पार्टी का है, दूसरी जमातें किसी और पार्टी का है, एनर्जी का मिनिस्टर का भी पीपल पार्टी से कोई वास्ता नहीं। ये सब चीजें नेचुरली हमारी कुछ बाइंडिंग्स हैं, हमारी कुछ जो है ना कुछ लिमिटेशंस हैं। हम होली सोली तो हुकूमत नहीं कर रहे। जाहिर है कि पीपल्स पार्टी अगर खुद आए और खुद हुकूमत करे तो हम तमाम फिर जितने भी इकदाम हैं उसके जिम्मेदार होंगे और उनकी उन पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन की। न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि कोई भी पार्टी जो ना अगर अकेली हुकूमत में आए तो उसके जो है ना उसको वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। अभी भी मैं आपको देखो एक अर्ज कर लूं कि अभी जो आपने बात की थी वो हमारे दोस्त से तहरीक इंसाफ वाले से कि इमरान खान साहब के जो कराची पे वो कर रहे हैं, कोई प्रोसेशन निकाल रहे हैं, जो कर रहे हैं। जी अब जी, मुल्क भर में हो रहा है एहतजाज आज। राइट, साबिर साहब को मैं रिकनेक्ट करती हूँ। साबिर साहब से मेरा राब्ता मुनक़ता हुआ है, एहतजाज के हवाले से वो कुछ कहना चाह रहे थे, तो लेकिन मीनवाइल इब्राहिम साहब, क्योंकि एहतजाज आपका है, आप इसके ऊपर इजाफा कर दें क्या इस पे? ओके साबिर साहब मुकम्मल कीजिएगा। आप एहतजाज के बारे में कह रहे थे, मुल्कगीर एहतजाज आज पीटीआई ने ऐलान किया। मैं कह रहा हूँ कि उनको खुद पता है कि तमाम डिफिकल्टीज का। वो 4 साल तक यहाँ पे रहे हैं यानी प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने हमेशा अपनी डिफिकल्टीज का जिक्र भी किया है। जब आप डिफिकल्टीज को जानते हो, जब आप मुश्किलात को समझते हो, जब आप जानते हैं कि भी कि ये जो सिलसिला हो रहा है ये इसमें हुकूमत का कोई हाथ नहीं है, तो इमरान खान जानते हुए अगर किसी को पता ना हो तो वो दूसरी बात है। लेकिन वो खुद चूंकि इसी प्रोसेस में रहे हैं और इस चीजों को समझते हैं, उसकी अपनी हुकूमत में ये मुश्किलात रही हैं, वो सिर्फ खुद कीमतें जो है ना वो बढ़ाई हैं। वो हमेशा ये कहते रहे कि जी के ये चीजें मेरे इख्तियार से बाहर हैं, ये हुआ वो हुआ। तो लेकिन साबिर साहब वो ये कहते हैं कि उन्होंने अभी तो अराउंड, आपको पता है, कोई अराउंड 84 रुपीस का इजाफा हो गया है ना। अगर हम पेट्रोल पे बात करें, डीजल पे तो इससे ज्यादा का 100 रुपए से जायद का फी लीटर इजाफा हुआ है तकरीबन 1 महीने के स्पैन में। तो वो ये कहते हैं हमने इतना इजाफा तो किया ही नहीं था, ये तो हमारे 3.5 साल की हुकूमत में हमने इतना इजाफा नहीं किया था जितना आपने सिर्फ 2 माह में कर दिया। नहीं देखो, बात वो नहीं है। बात ये है कि डीजल और पेट्रोल की बात नहीं है, बात तो आपको यानी इंटरनेशनल सतह पे देखना है कि कीमतें क्या हैं, कीमतें क्या नहीं है। अच्छा, अब इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल सतह पे कीमतों का बढ़ाना या कम करना वो पाकिस्तान के इख्तियार में तो है नहीं। हम तो मांगने वाले लोग हैं, हम उनसे जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें ये दे दो। खरीदने के लिए भी हमें चाहिए, सब्सिडी भी हम दे देते हैं। अच्छा, हम हमारे अपने जेब में कुछ नहीं है, हमारे अपने पास जो है ना कोई वो रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम इतनी सब्सिडी दे देते हैं कि सब्सिडी जब आप दे देते हैं तो ये पैसा कहाँ से आएगा? जाहिर है कि ये वही डेवलपमेंट बजट से आप निकाल के सब्सिडी दे देंगे, और कोई जरिया तो आपके पास है ही नहीं। नॉन डेवलपमेंट बजट को आप कट तो कर नहीं सकते कि तनख्वाहें आप लोग कहते हैं बढ़ा दो, कोई घटाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, रिसोर्सेज आपको जो आर्मी के हों, फौज के हों, पुलिस के हों या दूसरे जो अदारे हैं,
लेकिन साबिर साहब एक और सवाल बनता है ना, वो ये कहते हैं वही ये पीटीआई वाले जब 4 रुपए या 8 रुपए बढ़ाते थे पेट्रोल पे तो वो भी यही तमाम जवाब पेश करते थे जो कि आप बतौर ऑपोजिशन मानने को उस वक्त तैयार नहीं होते थे और आप भी एहतजाज करते थे। एक महंगाई मुकाओ मार्च मुझे याद है कि पीडीएम ने भी निकाला था, आप खैर उस वक्त पीडीएम का हिस्सा नहीं थे लेकिन उस वक्त आप भी एजिटेट करते थे। जो बिलावल साहब का मार्च था वो भी जो कराची से उन्होंने किया था वो भी इन तमाम महंगाई के ही खिलाफ था ना। तो वही जो बात कर रहा हूँ ना आपको मोना जी, आप देखें ना ये वो कंटिन्यूटी जो चल रही है। उस वक्त की सिचुएशन मुख्तलिफ थी दुनिया की, आज की सिचुएशन मुख्तलिफ है। उस वक्त दुनिया में तेल की कीमत और थी, आज हमारी ये हुकूमत आने के बाद तेल की कीमत मुख्तलिफ हो गई है। अब जाहिर है कि जो वक्त चलता रहता है, यानी तब तेल, सर आप कह रहे हैं तब तेल सस्ता था और अब महंगा हो गया है बैनुल अक़वामी मंडी में। डेफिनेटली महंगा होगा कि जब तो हमने महंगा कर दिया है ना। अगर महंगा ना होता तो ये क्यों कोई जो ना कोई अनपॉपुलर डिसीजन क्यों ले लेंगे। लेकिन दूसरी मैं आपको बताऊं जो असल प्रॉब्लम, जो असल मसला है हमारा, हम लोगों को बांग्लादेश से बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। बांग्लादेश में अभी आपने देखा है कि वहाँ की जो इकोनॉमी को थोड़ा सा आप स्टडी कर लें, वहाँ वो कभी कोई इतना बड़ा यानी ह्यूज प्रोजेक्ट नहीं बनाते कि जिसको आगे वो चला ना सके या आधे में आके उसको रोक न सके, या उनके पास पैसे, हमारे पास बदकिस्मती से पैसे होते नहीं है लेकिन हम समझते हैं कि भाई कि हमें फंडिंग मिल जाएगी, हमें पैसे मिल जाएंगे, हम हमारे पास जो कुछ है उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करके हम जो है ना बड़े बड़े हैवी प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखें पिछले इमरान खान साहब ने और साकिब निसार साहब जो हमारे चीफ जस्टिस थे, इन दोनों ने डैम्स के लिए सारे पाकिस्तान में मिल के लोगों से जरा अगर किसी ने कोई लाइसेंस बनानी है उसमें भी उनके डैम का अमीर भाषा डैम फंड जो था जी, काम करने उसमें भी जरा पैसे दे दो, उसके डैम का हिस्सा था। किसी ने पासपोर्ट बनानी है उसके में भी उसके जो है ना उसके डैम के लिए पैसे करते थे। तो लेकिन अब वो इतने पैसे जमा हो गए, वो कहाँ गए, वो डैम किधर गया। और उन्होंने जो वक्त दिया था, इमरान खान वाज अ पर्सन हु वाज विद हिम, वो उसके साथ था और दोनों ने मिलकर किया था, कहाँ गया वो। अगर इसकी बजाय वो पैसे जो उन लोगों ने किए हुए थे, आपको याद है ज़रदारी साहब एक दफा जो जब चाइना से आए थे वापस यहाँ पर, तो उसने ये कहा था कि मैंने वहाँ की स्टडी की है डैम्स को, तो वहाँ पर छोटे छोटे 4-5 हजार से ज्यादा डैम चाइना ने बनाए थे वहाँ पे। कोई इतना बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट वो नहीं था। हम हालांकि उनके पास रिसोर्सेज भी हैं लेकिन उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन हमने थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हमने ले लिए। ऐसी ही बात है इब्राहिम साहब, आपसे हम इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि वो चीफ जस्टिस, बतौर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का तो था वो पूरा आइडिया, लेकिन उस पर पीटीआई का भी उसी तरह से शेयर था और आपने भी उसकी फुल एंडोर्समेंट की थी बतौर हुकूमत। कहाँ गया वो डैम, एक तो ये बताइएगा। दूसरा, इस एहतजाज से क्या ऑन ग्राउंड हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनका, उनमें कोई फायदा होगा, उनमें कोई तब्दीली होगी? क्योंकि इसका जो असल फोरम है तमाम शिकायत का वो पार्लियामेंट है जहां से आप लोग गायब हैं। जी मैं इस पे बहुत क्लियर हूँ। अमीर भाषा डैम के ऊपर काम दिन रात बहुत स्पीड के साथ हो रहा था। अभी जो है हमारे मौजूदा जो है आप तो वजीर आजम ही कहेंगी, जाहिर बात है वो गए थे वहाँ पे, विजिट आए थे। पोजीशन ये है जब से हमारी गवर्नमेंट गई है इन्होंने 50% लेबर में रिडक्शन कर दी है जितनी स्पीड से वहां पे काम हो रहा था। बिल्कुल हम कह रहे हैं ये अल्टरनेट एनर्जी में बेस्ट सोर्स है जो कि आपके पास, जिसपे सेल्फ रिलायंट है, आपको किसी के बाहर से किसी से खरीदनी नहीं पड़ती और सिर्फ इससे एनर्जी का ही इशू रिजॉल्व नहीं होता बल्कि आपका जो है एग्रीकल्चर कंट्री है, आपके लिए पानी की स्टोरेज वो डबल हो जाती है, उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होना है। लेकिन पिछले, क्योंकि ये 60 के बाद नहीं बनी, 60 के बाद तो इन्हीं की हुकूमतें चलती रही ना जी, ऑन एंड ऑफ। जब बीच में कोई ये मार्शल लॉ टाइप भी आया था तो इन्होंने, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं की थी। अय्यूब के बाद पहली दफा हमने जो है डैम्स पे ये सारी तवज्जो की और मकसद यही था कि पाकिस्तान को पानी के मसाइल से भी निकाला जाए, एनर्जी के सेक्टर से जो क्राइसिस है और ये जो एक्सपेंसिव ये बना के दे के गए थे कि जी पेट्रोल के साथ बनाए। सऊदी अरब जैसा मुल्क जो कि खुद तेल निकालता है, वहां पे भी 30% वो करते हैं फ्यूल से और 70% वो नेचुरल रिसोर्स से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं। हमारा उलट हिसाब है, हम 70% कर रहे हैं तेल से और 30% हमारे पास ये जो आपका आइडल है
इससे हम उसको चलाने की जी, कोशिश कर रहे हैं। वो भी जब बिल्कुल। बारिशें खत्म हुई तो उसकी वजह से वो बिल्कुल जमीन पे बैठ गया था जी। और अब दोबारा बारिशें शुरू हो रही हैं तो वो हमारा तकरीबन 7,000 के करीब मेगावाट है, जो कि अगर डैम्स भरे हुए हों तो ये उससे चल सकता है। और जब वो 16,500 अल्लाह करे ये उस पर काम करें उतनी एफिशिएंसी के साथ 28 तक ये मुकम्मल कर लें सारे डैम्स, तो वो 16,500 मजीद अगर इसमें आ जाता है तो आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए, आम आदमी के लिए ये जो अजाब बना हुआ जिस वजह से आज हम खड़े होके एहतजाज कर रहे हैं और इनको बता रहे हैं। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये सिर्फ इनकी थी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के जी महंगाई आई, वो बिलावल साहब ने भी वो किया मार्च, हमने तो सिंध से लेके और इस्लामाबाद डी चौक तक उनको नहीं रोका। लेकिन जब हमने पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए इजाजत वो आए तो हमारे साथ जैसा सलूक किया गया वो रिमाइंडर था कि जिस तरह ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडियन फोर्सेस करती हैं वो पाकिस्तानी लोगों के साथ किया जा रहा था। बच्चे, औरतें, नौजवान, और किसी के पास ना कोई डंडा छोटी नहीं थी, और उन बेचारों के साथ जिस तरह सलूक हुआ आपके सामने है। लेकिन इब्राहिम साहब, ये क्या ये बात सही नहीं है कि खान साहब भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपके कुछ लोगों के पास असला था? देखिए, हमारे कुछ किसी लोग के पास कोई असला नहीं था ना, खान साहब ने ये एडमिट किया है। खान साहब ये कह रहे थे कि जो हमारे ऑफिशियल्स वहां से साथ आए थे केपी से, उनकी अपनी फोर्सेस साथ थी। ठीक है ना, अब इसको डिफरेंशिएट करें। एक आम इंसान, एक कॉमन पाकिस्तानी के पास असले की बात नहीं हो रही थी, उनकी अपनी सिक्योरिटी के उनके लोग साथ थे। और खान साहब कह रहे थे अगर मैं डी चौक की तरफ बढ़ता तो उसमें मासिव जानी नुकसान और दोनों तरफ से पाकिस्तान के लोगों का जानी नुकसान होना था, इसलिए मैं बैकआउट कर गया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जी हमारे पास कुछ लोगों के पास असला था। वो हमारी जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज्ड नहीं इब्राहिम साहब, जो एटलीस्ट जो स्टेटमेंट है वो उसमें उन्होंने क्लियर कट यही कहा था कि हमारे कुछ लोगों के पास खदशात के पेश नजर ही असला था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि पुलिस वालों के पास या पुलिस एहलकारों के पास वो असला था। वो तो एक अलग स्टेटमेंट थी जो कि चीफ मिनिस्टर केपी ने दी थी, महमूद खान साहब ने। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं केपी से भी फोर्स लेके आ जाऊंगा। और वो भी एक हर्जा सराई हुई ना कि अगर आप एक प्रोविंस की फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद में खान साहब तो पहुंचे ना सुबह 6 बजे या 5 बजे। उससे पहले इस्लामाबाद तो आपने खुद विटनेस किया कि कौन से वो जो औरतें, वो खवातीन, वो मर्द, वो नौजवान बच्चे जो थे, उनके पास कौन सा असला था, क्या था कि जिसपे जो है शेलिंग इस तरह की गई कि जैसे मरी के पहाड़ों में लेयर्स आई होती है ना जी अपना बादलों की। इस तरह का मकसद है कि वो एक फाशिस्ट किस्म की टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए और उसमें ऐसा भी वो टियर गैस इस्तेमाल की गई जो कि टेररिस्ट पे इस्तेमाल होती है। तो बहरहाल ये एक इसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता और ना इनको करना चाहिए। इन्होंने हमारे हुकूमत के दौरान 3 दफा इन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये बेसिक राइट है हर पाकिस्तानी का कि वो अपना जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर सके। प्रोटेस्ट तो राइट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ जी। लेकिन इब्राहिम साहब, वो अब जो आप ये कर रहे हैं, ये जो आज आपका एहतजाज है, आप उस तमाम तर चीज के बाद निकले हैं ना दोबारा, तो इसका कोई कंस्ट्रक्टिव फायदा है, कोई एजेंडा क्या है इस पूरी चीज का? बिल्कुल, हम ये चाह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव फायदा सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत के अख्तियारात और हुकूमत बनाने का अख्तियार जो है पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को है, ना कि चंद लोगों को या बाहर से इंटरफेरेंस से बनाई गई हुकूमत को है। हम चाह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दे। इनका मकसद देखें, बड़ा सिंपल सा इनका एजेंडा था। एक ये कि ये ईवीएम को खत्म करना है, दूसरा ये कि अपना जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका वो वोट का, उनके पैसे हमें अच्छे लगते हैं लेकिन उनको वोट देने का हक नहीं दे सकते, और तीसरा अपने केसेस खत्म कराने के लिए नैब को खत्म करना था। वो ये तीनों टारगेट अपने अचीव कर चुके हैं। अब इनको कहते हैं कि अब तो खुदा के लिए आ जाएं और पाकिस्तान की अवाम को डिसाइड करने दें कि वो इस मुल्क में क्या चाहती है, वो जिसको भी बना दे। वो पाकिस्तान के यानी इलेक्शंस कह रहे हैं ना आपके कहने का मकसद ये है कि आज भी आपके एहतजाज का मकसद है इलेक्शंस? हम कह रहे हैं बिल्कुल, हम बिल्ड कर रहे हैं कि आपने तबाही मचा दी है। आते ही हमने 4 साल में 40 रुपए से 45 रुपए हमने टोटल किया था इजाफा इसकी पेट्रोल की कीमत पे। इन्होंने तो उठा के अब 100 रुपए और 100 कुछ रुपए 2 माह के अंदर कर दिया है, और फिर उसके बावजूद IMF इनसे राजी नहीं हो रहा।
ये रूस की तरफ जाना चाहिए इनको, रूस पे कोई पाबंदी नहीं है। सही हो गया, यानी आप कह रहे हैं इलेक्शंस की की तरफ। लेकिन इब्राहिम साहब, ये जो नैब का मामला आपने कहा है, मैं वैसे ये मामला सेनेटर राना मकबूल की तरफ ले जाऊंगी, लेकिन नैब के केसेस तो आपने जरूर इनिशिएट किए थे। आपके हुकूमत में तो तमाम केसेस बड़े फुल फ्लेज्ड, फुल थ्रॉटल में चल रहे थे, किसी से रिकवरी नहीं हुई, बल्कि सबको जमानतें मिल गई, सबको अदालतों ने कहा कि जी इनको आपने एक साल तक गालिबन ख्वाजा साद रफीक को आपने तहवील में रखा। लेकिन क्या मिला सर उसका आखिर में हासिल क्या? मैं अर्ज करता हूँ, उसका सिर्फ इतना सा जवाब देना चाहूंगा कि जिस तरह ये गवर्नमेंट में आ गए हैं, उसी तरह ही उन केसेस को दूसरे लेवल पे हैंडल किया गया, ताकि इनसे वो रिकवरीज के जो मामला थे वो पेंडिंग पड़े रहे। फिर अगर केस उसमें कुछ नहीं था तो केस खत्म क्यों नहीं हो गए? नैब ने केस खत्म क्यों नहीं किए? आखिर सब्सटेंस उसमें मौजूद है। और अब जो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, फिर ये इब्राहिम साहब आप कह रहे हैं केसेस को हैंडल इस तरह से किया गया, प्रोसिक्यूशन क्यों फिर ऐसी थी? अगर आपकी गवर्नमेंट आपकी थी तो प्रोसिक्यूशन क्यों कमजोर थी फिर आपके हिसाब से? देखिए, वो प्रोसिक्यूशन में भी किन लोगों ने ये लोग लगाए थे, हमें तो अब सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। उसमें बैठे हुए लोग भी, इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए लोग भी, ब्यूरोक्रेसी में खुद राणा साहब रहे हैं। यानी ताकतवर हल्कों की आप बात कर रहे हैं ना, यही बात हो गई। फिर आपका ये ख्याल है कि इन मामलात में आप हुकूमत में होते हुए भी आपका से नहीं था, ताकतवर हल्के। ये मैं राणा साहब से पूछती हूँ, सेनेटर राना मकबूल। एक तो जो उन्होंने एहतजाज के हवाले से बात की, उन्होंने कहा वो पीसफुली आए थे, जो शेलिंग हुई है वो लाजमी उन लोगों पे तो नहीं हुई जो जिनके पास असला था। उसके अलावा जो फुटेजेस वगैरह हैं उनमें तो खवातीन, बच्चे वगैरह भी नजर आ रहे हैं जिनके पास असला नहीं था। तो या तो आप डायरेक्टेड शेलिंग करते, डायरेक्टेड उन लोगों पे अटैक करते जो कि वाकई असले से लेस थे। इसका एक तो जवाब फरमाएं। और आप जाहिर है बिलोंगिंग टू द पुलिस सिस्टम, आप इस बात को बेहतर आप जवाब दे सकते हैं। इसका क्या जवाब था फिर हुकूमत के पास, क्या ग्राउंड था? देखिए जी, हुकूमत के पास ग्राउंड ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया है। उन्होंने एक जगह मुख्तस कर दी थी 8 और 9 सेक्टर के दरमियान, और ये भी हुक्म दिया था गवर्नमेंट को कि आप इंतजाम कर दें उनके जलसे का। गवर्नमेंट ने वहां जलसे का इंतजाम कर दिया था। इसके बावजूद मैं आपको अर्ज करूं कि इमरान खान साहब पीछे से ये मैसेज दे रहे थे कि सब लोग डी चौक पहुंचे हैं। ये को बात रिकॉर्ड की है, को पता है। मैं घंटे 1.5 घंटे में डी चौक पहुंच रहा हूं, सब लोग डी चौक पहुंचे। और आप ये देखें कि जब वहां से वो चले हैं, उनके फ्रंट पे चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान थे, हु वाज आर्म्ड टू द टीथ। 80 उनके पास थे कॉन्टिजेंट्स के मेंबर्स हु वर आर्म्ड टू द टीथ, और उन्होंने आके वहां अटक के ऊपर फायरिंग भी की और अपनी टीयर गैसिंग चलाई। और अच्छा, और ये तो ये जो टीयर गैस की बात कर रहे हैं आप क्या सर बिल्कुल नेगेट कर रहे हैं कि टीयर गैस इस्लामाबाद या पंजाब पुलिस से नहीं चलाई? वो आप कह रहे हैं कि उनके लाइव में टीयर गैस इस्तेमाल की। एक फोर्स, मेरी बात सुने, गिलगित की फोर्स आके वहां ये काम करे, और पीछे पीछे इमरान खान साहब आ रहे हैं, उसके पीछे जो चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी के हैं वो कहते हैं मैं अपनी फोर्स लेके आऊंगा। और ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा है अपने हुक्म में कि हमने आपने हमारा ऑर्डर क्यों डिसोबे किया। सीधी सी बात है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अब भी अगर ये आए, ले लें सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर, किसी कोर्ट से ऑर्डर ले लें, गवर्नमेंट कोई इनमें रुकावट पैदा नहीं करेगी। लेकिन कानून के मुताबिक अगर इनका फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर जो 6 दिन पहले इंटीरियर मिनिस्टर था, अगर वो कहता है कि खूनी मार्च होगा, तो उसका क्या मतलब है? अगर ये वो कहता है कि खूनी मार्च होगा, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने टेम्पर्स को खुद इतना ज्यादा हाई किया जो कि पॉलिटिकली सस्टेनेबल नहीं थे, और उसका जो ऐसे करना ही नहीं चाहिए था। पीसफुल अगर आप करते रहे तो जरूर करें। अब आइए जी, आपने जो केसेस की बात की है, अब हमने तो नहीं कहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, हर चीफ जस्टिस ने ये कहा, जस्टिस खोसा ने ये कहा, बाकी लोगों ने ये कहा कि ये केसेस ये गलत बनाए गए हैं। तो अगर आप गलत केसेस को बना के उसी को सॉलिडिफाई करके और कहते हैं कि इसमें प्रोसिक्यूशन भी हो, कन्विक्शन भी हो, ये कैसे हो सकता है? और उसमें लेकिन राणा साहब वो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर केसेस में वाकई कोई वजन नहीं था तो वो केसेस खत्म क्यों नहीं हो गए सिरे से, सिर्फ जमानत क्यों? नहीं, खत्म देखें जी, केसेस जब सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म देती है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, इसमें सब्सटेंस नहीं है, जो आपने पढ़े वो मकबूल बाकर का फैसला जो है साद रफीक के केस में, शहबाज शरीफ की बेल के केस में आप पढ़े, ये तमाम केसेस को एक एक करके, काकान नबासी के केस में आप पढ़ लें और एहसन इकबाल के केस में पढ़ लें,
हर कोर्ट ने ये कहा कंसिस्टेंटली कि कोई सब्सटेंस नहीं है। वो तो अलग बात है, खत्म तो होते हैं ना जब वो सो कॉल्ड ट्रायल होता है, फिर बाद में फैसला होता है, एक्विटल होता है, उसमें तो वक्त लगता है। लेकिन टू बिगिन विद कोर्ट्स ने इन केसेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, इनके मटेरियल को उन्होंने रेलेवेंट। अच्छा, जरा रिवर्स ऑर्डर में इसी बात पे, क्योंकि आखिरी चंद कुछ मिनट हैं, एक हम लोग क्विक राउंड सबसे लगा लें। इब्राहिम साहब, मैं ये बात आपसे पहले शुरू करना चाहती हूँ, नैब के चेयरमैन पे अभी भी डेडलॉक बना हुआ है वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान। तो आप तो उन्हें मानते ही नहीं है अपोजिशन लीडर, लेकिन ऐसा अगर इस खबर को देखकर हम चले, ऐसा मालूम हो रहा है कि वो तो अच्छी अपोजिशन कर रहे हैं। जी देखिए, मैं एक छोटा सा जवाब देना चाह रहा हूँ राणा साहब का कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ रोका था डी चौक से, ये इन्होंने पूरे पंजाब को डी चौक बना दिया था, उसका कौन जिम्मेदार था? सिर्फ इस हद तक जवाब देना चाहता हूँ। दूसरा सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राजा रियाज साहब का लीडर ऑफ द अपोजिशन होना और वो इस तरह, ये 2022 का सबसे बड़ा जोक है, इससे बढ़ के हो नहीं सकता। बल्कि उन्होंने बजट की किताब को पढ़ने के लिए वो लेके बैठे अपनी फोटो खींचने के लिए, तो उसमें उन्होंने इतना भी ख्याल नहीं किया कि अपसाइड डाउन उसको पकड़ा हुआ था कि वो तो पढ़ी नहीं जा सकती अपसाइड डाउन। तो मकसद बस ये इब्राहिम साहब, वैसे बाय द वे फिर यही होगा ना, अगर आप लोग नहीं है ऑपोजिशन में, आप बैठ ही नहीं रहे पार्लियामेंट में, तो फिर आप क्लेम तो नहीं कर सकते कि कौन ऑपोजिशन लीडर है। आप आए, इमरान खान साहब ऑपोजिशन लीडर बने। अच्छा, अगर मैं ब्रीफ कमेंट ले पाऊं राणा साहब से और साबिर बलोच साहब से, एक एक जुमला सिर्फ। राणा साहब, ये डी चौक पे सिर्फ पाबंदी थी आने पे, आपने पंजाब में क्यों फिर इनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया? एक जुमला फरमा दे। देखें जी, उस सारे का सारा इफेक्ट यही था कि जब इन्होंने खुद उसमें एक गर्मी और हिद्दत भर दी सारी में। नेचुरली जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है वो फोरस्टॉल तो करती है, चीजों को रोकती तो है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा एग्जैजरेट भी किया गया है, उसको मारा, उसको मारा, उसको मारा। तो मैंने तो वहां भी कहा था, सेनेट में भी और इनकी कमेटी में भी, कि आप हर एक की इंक्वायरी करवाएं। ठीक है, Who can stop you? साबिर साहब, एक जुमला आपका आखिरी अगर पार्टिंग कोई जिम्मेवार सेंटेंस है। एक साबिर साहब का भी आ जाए। साबिर साहब, वन सेंटेंस। देखिए मोना, बात यह कि ये जो कुछ हुआ है पंजाब में या इस इलाके में, इसका प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उस इलाके के जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, पुलिस है या डिप्टी कमिश्नर है, दूसरे लोग हैं, ये उन लोगों का उस लोकली का अरेंजमेंट था और लोगों को आगे जाने से रोक दिया गया। या ये दिस इज नथिंग टू डू विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये इमीडिएटली एक काम था और इमीडिएटली उन्होंने उसको सॉल्व कर लिया जो, और उनका काम यही है। और पुलिस, किसी की हुकूमत हो, पुलिस यही काम करेगी, डिप्टी कमिश्नर यही काम करेगी। ऑल्दो ये कि साबिर साहब वो तो कहते हैं कि उनके टाइम पे आप लोग जब निकले थे तो इस्तेमाल नहीं किया था। खैर, मेरे पास क्योंकि वक्त कम है, वरना फिर इसके ऊपर हम लोग ऑब्वियसली मजीद इनपुट्स ले पाते। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। साबिर बलोच साहब, इब्राहिम खान साहब और सेनेटर राना मकबूल ने हमारा साथ दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।